दिस इज चांदनी एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एनीवेयर। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीट और टेम्परेचर, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूथ कंपटीशन की बुक के प्रैक्टिस सीरीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस सीरीज़ हमने कराई है जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन को तभी कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आपने चैप्टर पढ़ा हो, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा यहाँ पे प्रोसेस है, चालन विधि, संवहन विधि, आपने पढ़ा होगा, और विकिरण विधि। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं, तो आपको जाहिर सी बात है कि विकिरण विधि है, उसमें कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं। जबकि चालन और संवहन विधि में क्या होती है, हमें माध्यम, किसी माध्यम के थ्रू ही क्या होता है, संचरण होता है। ठीक है, विकिरण का, ऊष्मा का संचरण होता है, तो इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है। लेकिन विकिरण विधि जो सन की रेज होती है उसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बादल रहित रातों वाले आकाश की अपेक्षा बादल छाए रहने वाली रातें अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा क्यों होता है, जिस दिन बादल होता है उस दिन अत्यधिक गर्मी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बादल होता है ना, वो क्या होता है, एक कुचालक की भांति कार्य करता है। तो आपको पता है कुचालक क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, प्रतिरोधक होता है। ठीक है, ऊष्मा को आने नहीं देता, प्रतिरोधक होता है। तो कुचालक की भांति कार्य करता है बादल, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्मा चालकता के मान क्रमशः होंगे। अगर किसी भी बर्तन में आप खाना पकाएं तो बर्तन कैसा होना चाहिए, सर्वोत्तम अगर बर्तन की हम बात करें, उस पदार्थ की बात करें जिससे वो बना हुआ है, तो उसमें विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, और ऊष्मा चालकता कैसी होनी चाहिए, निम्न तथा उच्च, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो निम्न होनी चाहिए, ठीक है, और जो चालकता होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तभी हमारा क्या होगा, पदार्थ जिससे बना हुआ, जिस बर्तन में हम खाना पकाएंगे वह पदार्थ अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए क्या होगा, निम्न क्या होना चाहिए, विशिष्ट ऊष्मा जो है वो हमें निम्न होनी चाहिए, और ऊष्मा चालकता जो है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए वह मान होता है। ठीक है, वह कौन सा काल्पनिक ताप है, टेम्परेचर है, जिस पर गैसों का आयतन जो होता है, वॉल्यूम हो, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका मान आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, वही काल्पनिक मान जो है -273 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। ठीक है, कुचालक इसमें से कौन कौन से, तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा इसमें। एयर क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, लकड़ी भी कुचालक होता है और प्लास्टिक भी कुचालक होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीटेट में पूछा हुआ, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, सीटेट, रीट, ठीक है, यूपीटेट, सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप स्टार बना लीजिए इस पे। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक के संबंध क्या क्या होते हैं, तीनों में क्या रिलेशन है। तीनों में रिलेशन सिंपल है, 1:2:3 ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए, 1:2:3। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा इनमें रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने के बर्तन में अवरक का उपयोग होता है, क्योंकि अवरक का जो यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है, माइका, अवरक को क्या बोलता है, माइका बोलते हैं, उसका यूज़ क्यों होता है, क्योंकि जो अवरक होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, और किंतु विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा का तो सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी का वो कुचालक होता है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं कर पाएगा लेकिन हीट क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसलिए हम लोग खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उसमें क्या करते हैं, माइका का यूज़ करते हैं, अवरक का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा क्या होता है। ये तो सबको पता होगा, बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, अगर नहीं याद तो लर्न कर लीजिए, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है, कितनी होती है? ये तो आपको फाइंड करना होगा, ठीक है, फॉर्मूले से। C क्या होता है 1 कैलोरी, यहाँ पे है ग्राम माइनस डिग्री सेल्सियस, तो वैल्यू को पुट करना होगा। तो आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 कैलोरी, ठीक है, 1000 कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें पूछा क्या है 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए, क्यू आपको फाइंड करना है। तो क्यू फाइंड करने के लिए सी आपको पता है, सी क्या होता है 1 कैलोरी अपॉन ग्राम माइनस डिग्री सेल्सियस। तो मास कितना है 1000 ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस, क्यू एम सी डेल्टा टी, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में पुट कर देना। मास हमारा 1000 है, ठीक है। सी कितना है 1 है, टेम्परेचर कितना है 1 है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे 1000 आ जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो आपको मेन फार्मूला याद रखना है, Q क्या होता है MC डेल्टा टी, ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? बुरादे से आपने देखा होगा कि जब भी बर्फ़ को ढका तो बुरादे से ढका जाता है, ठीक है, कि वो जल्दी ना पिघले। तो ऐसा क्या होता है इसमें? बुरादा ऊष्मा, तो सिंपल है, बुरादा जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए वो जल्दी पिघलती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। ठोस में ऊष्मा संचरण होता है चालन विधि के द्वारा। ठोस जो जितने भी सॉलिड हमारे होते हैं उसमें जो ऊष्मा का संचलन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। ये सबको पता होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मतलब सबको पता होना चाहिए। ऊष्मा का सुचालक पदार्थ है। ऊष्मा का सुचालक कौन कौन सा होगा? जितने भी मेटल होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, ठीक है। ये सारे क्या है, जितने मेटल आपको पता होगा, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और ऊष्मा के कुचालक जैसे लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, ऊन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, और वायु हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी है कि जैसे किरचॉफ का नियम क्या है, स्टीफन का नियम क्या है, ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है 80, अभी हमने पढ़ा 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तु में ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? किसी भी वस्तु में ऊष्मा चालन की जो दर होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है? देखिए, सामग्री की सघनता पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि किस वो सामग्री वो पदार्थ कितना सघन है, ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा। दूसरा बी ऑप्शन है सामग्री के आयाम पर, ठीक है, आयाम पर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी डिपेंड करता है, घर्षण पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी वस्तु में ऊष्मा के चालन की जो दर होती है वो घर्षण पे निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊनी कपड़े शरीर को जाड़ों में गर्म रखते हैं क्योंकि? तो ये सबको पता कि जो ऊन होते हैं, ठीक है, ऊनी कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा के क्या होंगे, कुचालक होंगे, ठीक है, कुचालक होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ये क्या करता है, देखिए, तापमान पर निर्भर करेगा, ठीक है, पिंड की प्रकृति पे भी निर्भर करे, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर भी निर्भर, मतलब ये सारे पे डिपेंड करता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। द्रव और गैस की बात करते हैं उसमें ताप के जो अंतरण है, ठीक है, उसका मुख्यतः कारण क्या होता है? कैसे द्रव और गैसों में ताप का संचालन होता है? तो ये होता है संवहन। किस विधि के द्वारा? तो ये संवहन विधि के द्वारा होता है, ठीक है, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप ग्राफ देखिए, ठीक है, ग्राफ, हाँ, ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा है कि एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख होगा। अब समय और आरेख इसका ये कौन सा ग्राफ सही होगा, ठीक है, समय टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर समय और समय आरेख जो होगा वो कौन सा इसमें ग्राफ हमें बता रहा है
कि किसी भी एक पिंड को, किसी एक गर्म पिंड को, ठीक है, न्यूटन के ठंडक के नियम, जो ठंडक का नियम है उसका अगर अनुकरण कर रहा है तो पिंड का जो प्रारूपी तापमान है वो समय के तापमान और समय का जो आरेख होगा वो कौन सा सही होगा, ठीक है, तो किधर वो मूवमेंट करेगा। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। जो Q होता है, ठीक है, वो A के क्या होगा, यहाँ पे दिया भी है डिस्क्रिप्शन, किसी भी पिंड या पदार्थ के वायुमंडल में ठंडा करना न्यूटन के शीतलन नियम पर आधारित होता है, ठीक है। तो शीतलन नियम के अनुसार Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक, और Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर डिफरेंस के भी क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे एक क्या कर दिया गया है, यहाँ पे एक कांस्टेंट रख दिया गया है। तो Q क्या है, हमारा गर्म वस्तु की ठंडे वस्तु की तरफ बढ़ने वाली उष्मा है। Q क्या है, गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ बढ़ने वाली उष्मा है। A जो है वो क्षेत्रफल है जहाँ से उष्मा प्रवाह हो रही है। वस्तु की सतह का तापमान है T, और नेक्स्ट जो T दिया है वो क्या है, एक माध्यम है, ठीक है, और H संबंधी उष्मा का गुणांक है, मतलब एक कांस्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा D, ठीक है, इधर की तरफ हमारा ये ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि उसी के अनुसार क्या करेगा वो उसमें चेंजिंग है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है। तो सिंपल क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, वो जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होके, मतलब ये ठोस है अगर, तो ये द्रव में बदल जा रहा है, तो ये इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है। और जब मेल्टिंग होती है तो क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो कन्वर्ट होता है कोई भी वस्तु, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का जो तात्पर्य है मतलब उससे क्या मतलब है। तो अगर कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो ऊष्मा का प्रवाह तो होता रहेगा, तो उसमें क्या ऊष्मा प्रवाह की जो दर है स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो, ठीक है। तो इसमें दिया है कि ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो, ठीक है, समय पर आधारित नहीं होता है, समय से उसका कोई मतलब नहीं है, वो फ्लो करता रहेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है कि ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। स्टेडी फ्लो में द्रव के किसी बिंदु से गुजरने वाले कणों के विभिन्न गुण जैसे कि गति, दाब, घनत्व, तापमान समय के साथ नहीं बदलते, ठीक है। ये इस पे डिपेंड नहीं करते हैं। ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो किसी गति पे डिपेंड नहीं करता, किसी दाब पे डिपेंड नहीं करता, किसी घनत्व पे डिपेंड नहीं करता, किसी तापमान पे डिपेंड नहीं करता है, समय पे डिपेंड नहीं करता है। तो समय में कोई भी चेंजिंग हो, उसके घनत्व में कोई चेंजिंग हो, दाब में चेंजिंग हो, तो कोई इस पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने फ्लो से फ्लो होता रहेगा, ठीक है। ये होता है स्टेडी फ्लो। और एक होता है अनस्टेडी फ्लो। तो अनस्टेडी फ्लो में द्रव के किसी बिंदु से गुजरने वाले कणों को कोई भी गुण समय के साथ बदल जाता है। तो अनस्टेडी फ्लो होता है समय के साथ बदलता है। तो यहाँ पे स्थिर अवस्था में पूछा गया है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का 0वां नियम यह बताता है कि ऊष्मागतिकी का जो 0वां नियम है वो क्या बताता है, ठीक है। वो बताता है जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है, जब कोई भी दो प्रणाली तीसरी, जब ये सपोज करिए ये दो प्रणाली है, ठीक है, जब किसी भी तीसरी प्रणाली से क्या करेगी, उसके साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ, ठीक है, कोई भी दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में होंगी तो वो एक दूसरे के साथ भी क्या होंगी, संतुलन में होंगी, बस यही है। तो ऊष्मागतिकी का 0वां नियम यह बताता है। तो इनमें सारे में क्या होगा, संतुलन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन
तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुँचते हैं। ऊष्मागतिकी जो प्रणाली में जो ऊष्मा का जो संतुलन होता है, ठीक है, संतुलन कब प्राप्त किया जाता है? जब दो पिंड कहाँ पहुँचते हैं? जब दो पिंड कहाँ पहुँचेंगे? समान तापमान पर पहुँचेंगे, ठीक है, टेम्परेचर जब उनका सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह प्रक्रिया कहलाती है। जिसमें आयतन क्या हो? अस्थायी हो। तो वो जो प्रक्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? समितीय, ठीक है, समितीय बोलते हैं उसको, हिंदी क्या बोलते हैं? समितीय। इसको अगर इंग्लिश में बोला जाएगा तो आइसोकोरिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आयतन समान है, ठीक है। तो कोरिक का मतलब होता है आइसोकोरिक। देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो मतलब सेम, और कोरिक का जो कोरिक का मीन होता है क्या? ये वॉल्यूम, ठीक है। तो इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोकोरिक, ओके, और हिंदी में समितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो कौन सा नियम है जिसके थ्रू हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो ये प्रथम नियम होता है, ठीक है, प्रथम नियम होता है, ठीक है। प्रथम नियम आप यहाँ देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? ठीक है, एंट्रोपी को कौन सा नियम, ये सब याद करने वाली चीज़ है। सेकेंड, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? सेकेंड नियम होता है। और ऊर्जा संरक्षण की बात करें तो वो प्रथम नियम के अनुसार ही हम क्या करते हैं? ऊर्जा संरक्षण के नियम को करते हैं, ठीक है। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। और एंट्रोपी जो चेंज होता है, एंट्रोपी को जो नियम है वो ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से जानते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? हीट का क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर के क्वेश्चन, ठीक है। न्यूनतम संभव ताप होता है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो ये आपको पता होगा, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस ये होता है हमारा टेम्परेचर, न्यूनतम टेम्परेचर होता है। या परम ताप, न्यूनतम संभव ताप को हम लोग क्या बोलते हैं? परम ताप भी कहते हैं, ठीक है। तो परम ताप अगर से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो भी हमारा होगा -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी से वह उचित रूप से पढ़ा जा सकता है। तो कैसे तापमापी में हम पढ़ेंगे? एक थर्मामीटर में 55 डिग्री सेल्सियस की ओर से 56 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है, 5 छोटे विभाजक, छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे से बने होते हैं, ठीक है ना, 5। तो ये 5 छोटे विभाजक प्रदर्शित करता है। तो इसका तात्पर्य तापमापी में थर्मामीटर में क्या होगा? तो देखिए किसी भी प्रयोगशाला में अगर थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है, तब क्या होगा? एक छोटे भाग का मान जो होता है वह 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, 1/5 या 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका तात्पर्य है कि तापमापी जो थर्मामीटर है वो 55.2 डिग्री सेल्सियस तक उचित रूप से मापा जा सकता है। मतलब 5 विभाजक का मतलब ही होगा 0.2। तो आप उसमें बढ़ा दीजिए, 55 था तो 55.2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ाने का सही तरीका बताते समय नेहा जो है वो बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है, ठीक है। कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है अगर हम थर्मामीटर को, क्लिनिकल थर्मामीटर को सही तरीके से पढ़े जाने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या हमें सावधानियां बरतना चाहिए? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे थर्मामीटर का प्रयोग, थर्मामीटर के प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी में धोना चाहिए। अगर आप थर्मामीटर का यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि थर्मामीटर का जो हम लोग यूज़ करते हैं लैब में, उसको यूज़ करने से पहले उसको हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। मतलब हीट उसको नहीं करते हैं, गर्म पानी में कुछ टाइम के लिए इसको रख देते हैं, ठीक है। और यूज़ करने के बाद भी उसको क्या करते हैं? गर्म पानी में कुछ टाइम के लिए रखते हैं। तो ये एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, ये हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो यही आंसर पूछा भी गया है और सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सल्फ़र, एल्युमिनियम और आयरन के गलनांक, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में क्रमशः 11366, 666, 1535 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक सही है, तो हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा एक सही है, ठीक है। टेम्परेचर, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, अब इसमें सारा दिया कि केवल सल्फ़र जो है 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस होता है, या सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो देखिए डी करेक्ट होगा। कैसे, एल्युमिनियम तथा आयरन 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस होते हैं, और सारा जो ऑप्शन दिया वो रॉन्ग है, ठीक है। कैसे, तो जो हमें याद रखना होगा कि जो एल्युमिनियम और आयरन होता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं, क्योंकि इनका जो गलनांक होता है, ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक क्रमशः 666, ठीक है, 666 डिग्री सेल्सियस व 1535 डिग्री सेल्सियस है। तो इनका जो गलनांक होता है इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो होंगे ये ठोस होंगे, एल्युमिनियम और आयरन जो होंगे इस टेम्परेचर पे 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या होंगे, ठोस होंगे। तो ये करेक्ट है, और सारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। तो डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर का परिसर है वो कितना, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। कथन बी में दिया है, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से क्या सही क्या गलत, कौन सा होगा ऑप्शन। तो देखिए कथन ए जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, कि जो क्या है इसमें दिया हुआ है फर्स्ट में कि डॉक्टर थर्मामीटर जो होता है का परिसर जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है, और जो सेकंड है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः जो होता है इतना होता है, ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर थर्मामीटर का 0 डिग्री सेल्सियस में परिसर जो होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, तब फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, ये होता है, ठीक है। जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर का जो तापमान परिसर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा क्या है, एक सेकेंड, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है, रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, बुक में इसका ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे गलती से डी मेंशन कर दिया है इसने, यहाँ पे होगा ए, ठीक है, क्योंकि दोनों सही हैं। क्योंकि जो हमारा थर्मामीटर होता है, डॉक्टर थर्मामीटर, उसका परिसर जो होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। जबकि जो हमारा प्रयोगशाला तापमापी होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, उसका तापमान का जो परिसर है वो 10 से 110 तक होता है। तो इसमें ये दिया, दोनों सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है केल्विन स्केल पर तापमान। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर, ठीक है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, ओके। तो आपको फार्मूला पता होगा, यहाँ पे फार्मूला दिया भी हुआ है, ठीक है। डेल्टा टी ताप में परिवर्तन डिग्री सेल्सियस से T2 - T1 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो यहाँ पे बस 273 आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 50 यहाँ पे दिया हुआ है, 50 प्लस क्या हो जाएगा, 273 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 323, ओके। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो 273 है, ठीक है, उसमें 50 में आपको ये प्लस नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो डिग्री सेल्सियस होता है वो केल्विन में ताप परिवर्तन हमेशा, अगर डिग्री सेल्सियस से अगर हमें किस में जाना है, केल्विन में जाना है,
तो इसमें जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, बस आपको डिग्री सेल्सियस की जगह क्या करना है, केल्विन का यूज़ कर देना है और ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये गलत हो गया था, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, आपको 273 को प्लस नहीं करना है। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिग्री याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस से जब हम केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का ताप क्या होता है, हमेशा समान होगा। और बस डिग्री सेल्सियस की जगह आपको क्या यूज़ कर देना है, केल्विन। तो 50 डिग्री सेल्सियस को आप अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 50 केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करेगा, ऊपर के छेद, पहला ऑप्शन है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन। ठीक है, उस पर निर्भर करेगा। तो बिल्कुल इसी पर निर्भर करता है, जो ऊपर के छेद का जो क्षेत्रफल होता है और उसमें रखा गया उसका जो वजन है, उसी पर प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप होता है उसी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो कितना होता है, ये याद रख लीजिएगा। जल का जो उच्चतम घनत्व होता है, अधिकतम घनत्व, वो 277 केल्विन पर होता है। ठीक है, 277 केल्विन पर होता है। मतलब अगर केल्विन में, अगर डिग्री सेल्सियस पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस, ये तो पता होगा। अगर इसमें ऑप्शन में केल्विन में दे दिया है तो ये हो जाएगा 277। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आपको दिया, जल का जो आयतन होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, तो घनत्व अधिकतम होगा तो, परंतु ताप जो है 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक करने पर इसका घनत्व कम होने लगता है। तो जो टेम्परेचर है, ठीक है, 273, तो 4 + 273 कितना आ जाएगा, 277 केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन, तो केल्विन में दिया है तो आपको क्या करना है, 273 ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 277 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक द्रव को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर 5 मिनट का समय लगता है, तो उसी द्रव को 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कितना समय लगेगा। देखिए, यदि 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान होने में 5 मिनट का समय लग रहा है, तो 60 से 50 तापमान होने 5 मिनट से अधिक समय लगेगा, क्योंकि तापमान कम होने पर उसमें ऊर्जा का प्रसार होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 5 मिनट से कम का समय लगेगा। 70 से 60 हो रहा है और यहाँ पे 60 से क्या हो रहा है, 50 हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे 5 मिनट से क्या होगा, अधिक समय लगेगा। ठीक है, कम समय नहीं, यहाँ पे 5 मिनट का समय लग रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि तापमान कम होने पर उसमें ऊर्जा का प्रसार घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का जो क्वथनांक होता है वो जितना, ये क्या होगा, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा। क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है, तो इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है कि समुद्र तल पर, ठीक है, समुद्र तल पर जो भी होगा उससे क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम क्रमशः होता है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पूछा गया है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है हमारा वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट की बात किया जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये याद रख लेना है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर। एक फॉर्मूला यहाँ है, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस आपको पता है, बस एक ही अगर वैल्यू पता है तो आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मूला C/5 = F - 32/9। ठीक है, इससे आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 = 5 फ़ारेनहाइट -32/9। ठीक है, ये हमारा है रिलेशनशिप डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, वही चीज़ है, 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 करना है आपको, फिर F- मतलब फ़ारेनहाइट -32/9। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन है। इससे आप अगर डिग्री सेल्सियस दिया है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट दिया है तो
डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक यही इसका कंक्लूजन मेन फार्मूला ये है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। केल्विन में कन्वर्ट करना तब भी कर सकते हैं, K माइनस 273 अपॉन 5। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, कोई भी एक वैल्यू दिया है तो आप वैल्यू क्या कर सकते हैं, 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 हमने पढ़ चुका है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर में निशान बने होते हैं 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, प्रयोगशाला क्लिनिकल थर्मामीटर का जो परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 35 है सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? ठीक है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? तो ये है अंडर सेल्सियस। ठीक है, इस पे नामित है, अंडर सेल्सियस के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान के बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? ठीक है, सेल्सियस से केल्विन के पैमाने पर तापमान के बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको क्या करना होगा, दिए गए तापमान में 273 का क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? ठीक है, सामान्य माना जाता है तो आपको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये सारे वैल्यू फ़ारेनहाइट में दिए तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू हमारा होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये आज के सारे हमारे क्वेश्चन थे टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे, वो या तो फिजिक्स का होगा या केमिस्ट्री या बायो, कोई भी चैप्टर हो सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।